देखिए, अब तक हम लोग लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष का अध्ययन कर रहे हैं और भारत में होने वाले सभी जनसंघर्षों पर चर्चा किया था, जिसमें कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की। कुछ स्थानीय आंदोलनों की चर्चा भी की गई थी और उसके बाद हम लोगों ने कल कहा था कि कुछ भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं। क्यों पड़ोसी देशों की बात करते हैं, तो ये भी हम लोगों ने स्पष्टतः जाना कि लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पड़ोस में लोकतंत्र का विकास या लोकतंत्र किस प्रकार से है। अगर हमारे आसपास का वातावरण जिस तरह का रहता है वह हमारे ऊपर भी प्रभाव डालता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे आसपास के वातावरण से की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। उसी तरह अगर भारत में लोकतंत्र को सफल बनाना है तो भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि भारत के पड़ोसी राज्यों में भी लोकतंत्र का विकास हो, लोकतंत्र सफल रहे। और इन कारणों से कि किन पड़ोसी देशों में लोकतंत्र को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लोकतंत्र की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए हमने सबसे पहला उदाहरण नेपाल का लिया था। आज हम लोग बोलीविया में जनसंघर्ष के बारे में, आज का हमारा मुद्दा होगा बोलीविया में जनसंघर्ष। बात क्या है, बोलीविया में ये जनसंघर्ष हुआ क्या? कभी मैंने आप लोगों को चर्चा के दौरान बताया होगा बोलीविया का उदाहरण। उसमें हुआ क्या था कि जो पानी सप्लाई किया जाता था, तो हमारे यहाँ जिस तरह से आप देखेंगे कि पहले पीडीएस की दुकानों से मिट्टी का तेल, जिसे हम लोग किरासन तेल कहते हैं, आम जनता को प्रोवाइड कराया जाता था, जो सरकारी दुकान हुआ करती थी, तो सरकार इसका काम करता था। इसी तरह से बोलीविया में यह काम सरकारी तौर पर लोगों को जलापूर्ति किया जाता था। लेकिन वहाँ पर क्या किया गया, यह काम निजी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। अब आप लोगों को ये बताना नहीं पड़ेगा कि सरकारी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में दे देने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है कि ना। जो चीज़ें हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ओकरा में प्रमाण के कोनो जरूरत है। आज थोड़ा सा टॉपिक से जब हम लोग बाहर आगे बात कर ही रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग प्राइवेटीकरण, निजीकरण का समर्थन करते हैं। देखिए, राजनीति के वशीभूत होकर के किसी पार्टी के समर्थन में अगर हम कुछ गलत दलीलें देनी शुरू कर देते हैं, वो हमारी इंसानियत को नहीं दर्शाता है। अगर हम एक इंसान के नाते बात करें तो काफ़ी अच्छी चीज़ें रहेगी, लोगों के हमदर्द बन सकते हैं। पार्टी के ओतप्रोत होकर के हम किसी चीज़ को जायज़ ठहराने लगे, वो अलग बात है। ये कालाबाजियां हैं और बहुत सारे लोग इन कालाबाजियों में माहिर हैं। जैसे सबसे पहली बात,
कि हमारी वर्तमान सरकार जब प्राइवेटीकरण का समर्थन कर रही थी तो बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा गिनवाना शुरू किया। देखिए, मैं न तो प्राइवेटीकरण को गलत कह रहा हूं और न इसको पूर्णतः सही कह रहा हूं। केवल मैं अपनी विचार आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, अपनी बातें समझा रहा हूं, जो समझने वाली बात है। भारत तो अभी वैसी अवस्था में नहीं है कि इसका पूर्ण प्राइवेटीकरण कर दिया। आप अमेरिका की तरक्की देखकर कहते हैं कि अमेरिका प्राइवेटीकरण को बढ़ावा देकर के विकसित हो गया, हम भी प्राइवेटीकरण को बढ़ावा देकर के विकसित हो सकते हैं। संभव है। इस पर दलील एक व्यक्ति ने हमको दिया था, बहुत बढ़िया लगा विचार उनका, लेकिन ये मैं समझा था कि ये केवल पार्टी से प्रभावित होकर के और उस पार्टी की वकालत कर रहे हैं और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए, सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है, रेलवे सरकारी होने के कारण नुकसान में चल रहा है। नहीं तो इजे आप देखिए, प्राइवेट बसें चल रही है, क्या उसमें लोग सफर नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं? और उसमें पैसा देके सफर कर रहे हैं। रेलवे में ज्यादातर लोग विदाउट टिकट यात्रा कर रहे हैं और जिसके कारण सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अगर हम नाकाम हो गए, हम फेल हो गए, तो इसका दोष दूसरे के कपार पर मोड़ दें। इसी रेलवे को कुछ दिनों के लिए लालू प्रसाद यादव भी चलाए थे। उन्होंने मुनाफा कैसे कर लिया था? आपने इतना पोस्ट जो है रेलवे में, टीटी का है, टीसी का है, काहे के लिए सब बहाल किए? जब आप विदाउट टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ नहीं सकते हैं, तो फिर का औचित्य है इन लोगों का? कारण है कि सरकार इसलिए इस क्षेत्र में फेलियर है कि रेलवे जो तरक्की कर रही है, इस रेलवे में कितने वैकेंसियां होनी चाहिए, कितने कर्मचारी होने चाहिए ताकि वो सुचारू रूप से चल सके, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। सरकार ने उसमें कटौती करके उसको 50% कर दिया है। बताइए, हमारी वर्कलोड बढ़ती जा रही है। जिस समय हमारी आबादी 1 अरब थी, उस समय हमारे पास 11 लाख रेलवे कर्मचारी हुआ करते थे। अब ये वर्कलोड बढ़ करके 1.5 अरब में पहुंच गया और आप 8 करोड़ कर्मचारी कर दिए, 7 करोड़ कर्मचारी कर दिए, तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं? आप ही थोड़ा सा सोचिए कि एगो भोज में 100 आदमी को खाना खिलाने के लिए 15 आदमी है, ठीक ना? 15 आदमी मिलकर उन लोगों को बैठा के खाना खिला रहा है। और दूसरा आदमी इस व्यवस्था में क्या करता है कि 100 की जगह 150 आदमी को खाने के लिए बैठा देता है और 15 की जगह 10 आदमी खिलाने वाले हो जाएंगे। तो आप बताइए, कौना में सुविधापूर्वक आदमी खाएंगे? है कि ना? ये बात समझ में आ गई है कि दिक्कत होके लगी। उसी तरह समझिए कि रेलवे का वर्कलोड बढ़ रहा है, आबादी हमारी बढ़ रही है, तो यात्री बढ़ रहे हैं, रोज नई नई ट्रेनें चल रही हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है, कर्मचारी घटते जा रहे हैं, तो दिक्कतें नहीं होगी। और आप कहते हैं कि नुकसान में है रेलवे, इसी कारण से नुकसान में है। आप इसका मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं कर पाते, तो आप एक प्राइवेट करने जा रहे हैं। कहते कि यात्रा करने वाला तो कर ही लगा, तो सही है बात है, यात्रा करने वाला करेगा नहीं, पैदल जाएगा और क्या करेगा?
जिसको खाने के लिए भोजन नहीं होगा, कहिएगा कि किन के खाने वाला खाना लेगा, जो बिना व्यवस्था होगा मरेगा। अब क्या कर सकता है? पिछले वर्षों से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, इसका कारण कोई पता करने का कोशिश किया? सरकार तो कह दिया। जब सत्ता पार्टियों से पूछा जाता है तो लोग कहते हैं अरे ये क्राइम है। क्राइम का जन किसको कहते हैं? कितना मर्डर पर मर्डर हो रहा है, आप क्राइम कहते हैं कि नहीं है? अब कारण किसको क्राइम मानते हैं? क्यों ये हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब बेरोजगार युवक क्या करेंगे? गलत रास्ता अख्तियार करिए लेंगे, तो गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। उनको रोजगार मिल जाएगा, सभी जगह है रोजगार होगी, सबको अपना जीविकोपार्जन का साधन हो जाएगा, तो कोई गलत काम करेगा? तो आप फेल हो रहे हैं, आप दूसरे को दोष देते हैं। स्कूलों में लोग कहते हैं कि पढ़ाई बढ़िया नहीं हो पा रहा है सरकारी के, यहीं प्राइवेट में देखिए कम पेमेंट पर कितना बढ़िया पढ़ाई हो जा रहा है। सरकार अगर ऐसा व्यवस्था कर दे तो कल्याण हो जाएगा ना। अगर प्राइवेट कर दे स्कूलवा को तो कम खर्चा में ज़्यादा टीचर भर्ती हो जाए, सही दलील दिया। लेकिन आपने कभी प्राइवेट स्कूलों के फीस के बारे में सोच लें का? अफोर्ड कर लेंगे गरीब घर के आदमी? आज भी सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं? जो प्राइवेट स्कूलों का फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो ना, तो उनके बच्चे तो एकदम आज जो थोड़ा बहुत पढ़ियो जा रहे हैं एकदम नहीं पढ़ेंगे ना। तो हम कहाँ फेल हो रहे हैं इस चीज को समझ करके और उसको ठीक करना चाहिए, न कि तो सब कुछ जब प्राइवेटे करना है तो सरकार की जरूरत क्या है? सरकार की जरूरत क्या है? जब कुछ सरकारी रह भी नहीं करेगा तो सरकार की क्या काम है? मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री से लेकर के सारे पोस्टों को खत्म कर दिया जाए, इनकी जरूरत ही नहीं है। सब कुछ प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी, सब कुछ प्राइवेटीकरण कर दिया जाए, हो जाएगा। यहां कोई मंत्री या कोई विधायक तो नहीं आवाज उठा के दिखा दे इस बात के लिए। तो यही यहां किया गया था। अब आप सोचो कि सरकार जिस पानी को कम खर्चे में जनता के पास उपलब्ध करा पा रही थी, अब प्राइवेट कंपनियों को जब ये हाथ में मिला तो लूट मचा देगा वो। अगर जनता के हमदर्दी से कोनो मतलब है? जनता मर रही है कि क्या? बिजली का प्राइवेटीकरण हुआ है, कितना सुख चैन आराम से आप लोग रहते होंगे, खुद देख रहे हैं, है कि नहीं? इसीलिए मैंने कहा था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि प्राइवेटीकरण कर देने के बाद क्या होता है। सरकारी था और सरकारी है तो कम से कम इतना है कि जब हमें गलत लगता है तो उसके विरुद्ध हम सड़कों पर उतर जाते हैं और सरकार को हमारी बातों माननी पड़ती है, झुकनी पड़ती है। आप प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ जाके सड़क पर क्या कर लीजिएगा, वो अपनी बात सुनेगा? बिजली वाला सुन रहा है? अब बिजली की हाल क्या है हमें नहीं लगता कि आप लोगों को बताना पड़ेगा ना। आई सगरो यही हाल है। तो ये प्राइवेटीकरण का फायदा मैं बता रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेटीकरण गलत चीज है। आप किसी काम को कर रहे हैं तो उस ढंग से कीजिए कि जनता की कुछ हो सके। सरकारें जनता के लिए बनी है। तो अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पर। तो यही मामला था, थोड़ा सा समझ लेते हैं पूरी मामला को। पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या? बोलीविया में जनसंघर्ष। बोलीविया के लोगों ने पानी के निजीकरण के विरुद्ध एक सफल संघर्ष का प्रारंभ किया था। क्या किया था? पानी के निजीकरण। मैंने बात समझ में आ गई? अभी अभी बताया हमने कि पहले पानी सप्लाई करने का, लोगों को पानी उपलब्ध कराने का कार्य और जिम्मा सरकार को था।
सरकार ने अब क्या किया, उसको एक प्राइवेट कंपनी को इसका ठेका दे दिया, निजीकरण हो गया, प्राइवेटीकरण कर दिया गया। अब पानी के सप्लाई करेगा, प्राइवेट कंपनी करेगा। बोलीविया लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। अब बोलीविया की बात करें तो यह है लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। पहले ही बता दिया गया कैसन देश है, अविकसित यानी गरीब देश है। विश्व बैंक ने जब वहां की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला, तब सरकार ने कोचबंबा शहर में जलापूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौंप दिया, जिसे पानी की कीमत में 4 गुना वृद्धि कर दी। क्या हुआ कि इस देश में पानी की समस्या है, ठीक ना। तो पानी की समस्या है तो जलापूर्ति सरकारी तौर पर किया जाता, ठीक ना। सरकारी तौर पर जलापूर्ति किया जाता था, यानी लोगों को पानी सरकार देती थी। पानी जो सरकार उपलब्ध कराती थी उस पर नगर पालिका का नियंत्रण था। जलापूर्ति पर नगर पालिका का नियंत्रण, इस पर नियंत्रण, और नगर पालिका पर जनता द्वारा कुछ आरोप लगाए जाते थे, कुछ गलतियां की जा रही थी। तो विश्व बैंक ने जो पैसा वहां लगा रही थी, गरीब देशों को मदद करने के लिए विश्व बैंक आगे रहती है, तो विश्व बैंक इस जलापूर्ति के लिए पैसा उपलब्ध कराती थी बोलीविया देश को। तो इसने कहा कि जो जलापूर्ति पर नगर पालिका का नियंत्रण है, इसको हटाया जाए। सरकार डायरेक्ट अपने हाथों ये काम करे, नगर पालिका को इन्वॉल्वेशन इसका खत्म करे, नगर पालिका का नियंत्रण इस पर से हटा दिया जाए। तो सरकार ने क्या किया, अब वहां की सरकार नगर पालिका का नियंत्रण हटा दिया, और नगर पालिका का नियंत्रण हटा करके इसके जगह पर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया गया। इसके जगह पर जलापूर्ति का ठेका किसको दे दिया गया, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया गया, प्राइवेट कंपनी को। अभी कंपनी जब पानी उपलब्ध कराने लगी तो क्या किया कि कीमत 4 गुना कर दिया। कीमत को क्या कर दिया, 4 गुना कर दिया। अब जो पानी पहले वहां की जनता 100 रुपया में अगर अपने दैनिक खर्चा की पानी उपलब्ध करा लेती थी, अब वो कितना में मिलने लगा, 4 गुना हो जाने के चलते 400। तो आप जानते हैं कि हमारे दैनिक खर्च के किसी भी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो अन्य चीज़ों पर उसका प्रभाव पड़ता है, और हमारी दैनिक जीवनचर्या थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाती है। ये कहाँ की घटना थी, ये घटना कहाँ की थी, कोचबंबा शहर, ठीक ना। ये एक शहर है कोचबंबा, यहां की ये घटना है, ये काम किया। वहां के घरेलू खपत में पानी का मासिक व्यय 1000 रुपए तक पहुंच गया। आप सोचो, मासिक व्यय कहां पहुंच गया, 1000 रुपए। अब आप लोगों को लगता होगा कि 1000 रुपया में अगर एक महीना के पानी मिल जा रहा तो कोनो ज्यादा नहीं है, लगा होगा कि ना। आप लोग उसको सुन करके कितने लोगों को लगा था, कोई के ना 1000 रुपये कम, सबको लगा होगा। क्या है कि पूरे महीने भर की बात हो गई थी, तो आप लोगों को लगा होगा कि 1000 रुपये एक महीना में कोनो ज़्यादा। लेकिन देखो बताते हैं, एक थोड़ा सा जोड़ो ना,
बिजली बिल से। जेकरा घर 250-300 रुपया 400 रुपया बिजली बिल आ रहा, लग रहा है कितना आ रहा है। वो भी तो मासिक आता है। एक महीना में 500 रुपया के घर लगाता तो बुझाता कि बहुत ज़्यादा है ना। अब आप सोचो कि अब बिजली के लिए आप 500 रुपया अफोर्ड कर रहे हो तो ज़्यादा लग रहा है, जबकि आपसे कई गुना गरीब देश था, और वहां पानी पर उन लोगों का खर्चा 1000 रुपया पहुंच रहा। तब इस तरह से बुझाएगा कि कितना महंगा पड़ रहा था। वो भी गरीब देश था, उसके लिए 1000 रुपया बहुत ज्यादा हो जाता था। परिणाम स्वरूप वहां के सरकार के विरुद्ध स्वतः स्फूर्त जनसंघर्ष प्रारंभ हो गया। क्या हुआ? तो इन्हीं सभी मुद्दा को लेकर के, ठीक ना, इन सारे मुद्दों को लेकर के वहां जनसंघर्ष प्रारंभ हो गया। अब बात आई होगी कि स्वतः स्फूर्त जनसंघर्ष हुआ। कट्टे देखो आता है। देखिए, ये स्वतः स्फूर्त जनसंघर्ष के बारे में पहले ही बता लेते। एगो क्या होता है ना कि कोई नेता प्रेरित करके कोई आंदोलन चालू करता है, और एक आंदोलन कोनो समस्या के लेकर के जनता आक्रोशित होकर के चालू कर देती है, तो एक तरह के स्वतः स्फूर्त कहा जाता है। इधर तो पूरा जनता को समस्या हुआ, एकाएक सब लोग अपना एथी कर दिया, कोई नेता उता वगैरह नहीं था, तो इसीलिए इसको स्वतः स्फूर्त जनसंघर्ष कहा गया। तो जा जनता का ये आंदोलन चालू हो गया, कोई उसमें लीडर कोई नेता नहीं। सरकार और वहां के श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच अनेक बार संघर्ष हुआ। अब क्या हुआ? सरकार और वहां के श्रमिकों के बीच तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेता जितना भी थे, इन सब के बीच कई बार तो संघर्ष हुआ। अब मानवाधिकार मानव की तरफ से थी, जो सामुदायिक कार्यकर्ता थे ये लोग भी थे, और जनता भी थी। ये सब सरकार के विरुद्ध कई बार जनसंघर्ष किया। जनता के विरुद्ध मार्शल लॉ का भी इस्तेमाल किया गया। अब इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने क्या किया? मार्शल लॉ। सुन करके लगता है कि सरकार बड़ा बरियारी कर रही थी ना, लेकिन जानते हो आजकल की सरकारें ऐसी हो गई है। पहले लगता था कि अंग्रेज बड़ा क्रूर थे ना। जब हम लोगों को हमारे देश के लोगों द्वारा आज़ादी की प्रोटेस्ट की जाती थी और सरकार उसे दबाने का प्रयत्न करती थी, तो हम लोगों को लगता था सरकार कितना बर्बर थी। लेकिन देखो, सरकार बर्बर थी, अंग्रेजी सरकार बर्बर थी, दबाने का बहुत प्रयास करती थी, लेकिन जवाबदेही से डरती भी थी, गैर जिम्मेदाराना जल्दी कार्य नहीं करती थी। आज की हमारी सरकारें इतनी निकम्मी हुई है कि ये सब उनके लिए कुछ नहीं रह गया है। देखो, यहाँ जनसंघर्ष किया गया, इसको दबाने के लिए सरकार ने क्या किया? मार्शल लॉ। हमारी भी तो सरकारें वही है। कई बार आप लोग देखते होंगे, कोई भी सड़कों पर उतरता है तो तुरंत लाठीचार्ज कर दिया जाता है ना, होता है। देख लेगी ना कभी लाठीचार्ज। अभी मैंने चर्चा किया था आपको कि बच्चे पटना गए हैं, ये आंदोलन कल हुआ, विधानसभा घेराव करने के लिए बच्चे विधानसभा के गेट तक पहुंचे, वहाँ लाठीचार्ज किया गया, बहुत बच्चों को मारा पीटा गया। फिर कुछ कांग्रेस के नवयुवक छात्र संघ ने SIR को लेकर के आंदोलन किया था। इस आंदोलन को दबाने के लिए प्रशासन ने वाटर कैनन का प्रयोग किया है। वाटर कैनन सुनने में लगता है पानी, लेकिन उसका फोर्स जब लगेगा ना तब पता चलता है कितना होता है। गोली के रफ्तार से आता है पानी। बारिश में देख लो होगा, चुट लगता है, एक तरह से कई गुना तेज रफ्तार से पानी की उतनी तेज धारा मारी जाती है।
ठीक ना। तो वाटर कैनन का इस्तेमाल कल इस आंदोलन को दबाने के लिए किया। भले बच्चे डरे नहीं, हटे नहीं, आप जितनी देर वाटर कैनन का प्रयोग किए उतनी देर टिके रहे और फिर आपके हटते हैं, फिर आगे बढ़े। तो ऐसी सरकार है। और ये बात याद रखना, हमेशा मैं बता देता हूँ, भविष्य में आप लोगों को भी काम करेगा। अगर सरकार तुम्हारी आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है तो समझ लेना कि हम सही रास्ते पर हैं, सरकार गलत है। तुम्हें अगर मन में लगा कि हम गलत हैं तो इसकी जांच का सबसे बढ़िया तरीका यही है। अगर तुम गलत हो तो डायरेक्टली सरकार तुमसे वार्तालाप करेगी आकर और तुमको समझाएगी कि देखो बाबू, ये तुम लोग गलत कर रहा है, सही यह है, ऐसे होना चाहिए। आप संतुष्ट होकर के चले जाइएगा। इसलिए वहां पर सरकार कभी भी बल प्रयोग नहीं करेगी। लेकिन तुम जब सही हो तो तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए कोई उत्तर सरकार के पास नहीं होगी, निरुत्तर हो जाएगी, तब वो बलपूर्वक और बल प्रयोग करती है। तो इसीलिए याद रखना, भविष्य में भी कभी जरूरत पड़ी और अगर तुम्हारी बातों को दबाने के लिए सरकारें जब तुम्हारे विरुद्ध बल प्रयोग करने लगे तो समझ लेना कि तुम लोग सही हो। ये कहीं भी, मैंने एक सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कहीं भी अगर तुम्हारी आवाज को कोई दबाने के लिए बल प्रयोग किया तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो और जो बल प्रयोग करा वो गलत है। क्योंकि जो सही होगा ना वो बल प्रयोग नहीं करेगा, वो आपको समझा देगा कि आप गलत हैं, हम सही हैं। छोटा सा उदाहरण, सड़कों पर जाते हो और एक साइकिल दूसरा साइकिल टक्कर मार दे, कौन चढ़ बैठता है? जौन गलती की ले, जो सही है ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, केवल आपको समझाएगा कि देखिए आप गलत हैं, आपको इस तरफ नहीं आना, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। यही रूल रेगुलेशन है कि सही आदमी बल प्रयोग नहीं करता है। तो आप लोग कहीं भी आपकी आवाज दबाने का प्रयास किया जाए तो समझ लेना यहाँ मैं सही हूँ, फिर आप डरना मत। क्योंकि आप जब सही रहोगे ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती है। हाँ, वो बात सही है कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ भी सरकारों ने मार्शल लॉ, जिसको हम लोग सैनिक शासन कहते हैं, इसमें सेना का शासन हो जाता है। घर से निकलना मुश्किल हो जाता है जनता को, किसी भी कार्य के लिए। आप अपने दैनिक जीवन के कार्यों के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल सकते। इकट्ठे 5 लोगों को बैठ करके बातें करने का अधिकार छीन लिया जाता है। कौन मुद्दा पर हंसियों मजाक के लिए 5 लोग इकट्ठा नहीं बैठ सकते। दलानों में अपना लोगों को घर के अंदर नजरबंद कर दिया जाता है। मार्शल लॉ ये होता है, बड़ा क्रूर होता है। तो इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने क्या किया? मार्शल लॉ लागू कर दिया। लेकिन अंततः जनता की मांग के आगे सरकार को झुकना पड़ा। बतेवे किए, सत्य है तो विजय तो होना ही था। ये लोग सही रास्ते पर था, सरकार अपनी बल प्रयोग करती रही, अंततः सरकार को झुकना पड़ा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी बातें माननी पड़ी और इस प्रकार यह आंदोलन सफल रहा। ठीक, तो बोलीविया के जनसंघर्ष के बारे में समझ गए और ये लोकतंत्र की एक अच्छी जीत है। अब आते हैं एक अपना अलग पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। चलिए अगला चर्चा हम लोगों का है बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। ऐसे तो हम लोग जानते हैं बांग्लादेश की स्थापना
अब तो ये लगता होगा कि अरे 1947 में भारत के बंटवारा हो गया था, लेकिन 1971 में क्या है बांग्लादेश की स्थापना मानी जाती है। तो देखो, बांग्लादेश को उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पाकिस्तान इसको अपना अंग मानता था। 1971 में मुक्ति वाहिनी के सहयोग से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ और तब से बांग्लादेश बना। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद उसने अपने देश का संविधान बनाकर अपने को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित कर दिया। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो बांग्लादेश में जो संविधान लागू हुआ, बांग्लादेश में जो संविधान लागू हुआ, इस संविधान के अनुसार बांग्लादेश ने अपने आप को क्या घोषित किया? धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, समाजवादी और लोकतांत्रिक। अपने आप को बांग्लादेश ने अपने संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक देश घोषित किया। ठीक ना? यानी वो लोकतांत्रिक देश था जहां धर्मनिरपेक्षता थी और समाजवादी शासन व्यवस्था। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने वहां के संविधान में संशोधन लाकर संसदीय शासन के स्थान पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली को मान्यता दिलाई तथा वहां अवामी लीग पार्टी को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया। अब देखो मामला का, ये तो सब बांग्लादेश आजाद होता 1971 में, तो बांग्लादेश 1971 में आजाद हो गया और आजाद होने के बाद वहां संविधान लागू किया गया, अपने नया संविधान बनाया गया, संविधान बना करके वहां संविधान लागू कर दिया गया और संविधान में स्पष्ट तौर पर बताया गया कि बांग्लादेश कैसा देश है? यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह एक समाजवादी देश है तथा यह एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक? लेकिन 1975 ईस्वी क्या होता है? अब घटना घटित होती है 1975 ईस्वी, 4 साल के अनुभवों के बाद ही 1975, ठीक ना, के शेख मुजीबुर रहमान, ठीक ना। तो शेख मुजीबुर रहमान उन्होंने क्या किया? संविधान संशोधन करवाया, संविधान संशोधन करवाया। और जब संविधान संशोधन करवाया गया 1975 में, बांग्लादेश के संविधान में संशोधन किया गया। ये संविधान संशोधन किसने करवाया? शेख मुजीबुर रहमान ने करवाया। और इन्होंने संविधान संशोधन करके जो वहां पर संसदीय शासन प्रणाली थी, तो इस संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर उन्होंने अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया। क्या किया? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। तो ऐसा समझ लेते हैं तब ज्यादा सुविधा होगी कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली क्या है। संसदीय शासन प्रणाली वह है जिसमें हम लोग निर्वाचन के द्वारा अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में संसद सदस्यों को चुनते हैं और ये सारे संसद सदस्य मिल करके सरकार का निर्माण करते हैं। और इसमें जिस पार्टी के सबसे अधिक सांसद होते हैं, यानी नियम जो है स्पष्ट बहुमत के भारत में कि आधे से अधिक स्पष्ट बहुमत प्राप्त होना चाहिए, और जिस पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जिसे हम लोगों के देश में हम लोग अपने अपने क्षेत्र से संसद को चुनते हैं, ये सारे संसद जीत करके संसद भवन में जाते हैं और इस प्रकार से सरकार का गठन किया जाता है। और उसमें क्या होता है कि जिस पार्टी के
स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, वो पार्टी से एक प्रमुख नेता चुना जाता है, चाहे पहले ही से तय रहता है, और वही प्रधानमंत्री बनता है। जैसे नरेंद्र कुमार मोदी हम लोग के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसा शासन प्रणाली को अध्यक्षीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। तो वहां पर बांग्लादेश में संसदीय शासन प्रणाली थी। शेख मुजीबुर रहमान ने उसके जगह पर क्या करवाया, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है, डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव होता है। डायरेक्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन होगा, सब जनता राष्ट्रपति को वोट करेंगे। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद वो अपने सभी मंत्रियों का पोस्ट वितरण करके सरकार का गठन करेंगे। हम लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, हम लोग अपने प्रतिनिधि के रूप में सांसद को चुनते हैं। तो जौना में संसद सदस्य का चयन किया जाता है वो संसदीय शासन प्रणाली, और जौना में डायरेक्ट राष्ट्रपति चुने जाते हैं ओकरा के अध्यक्ष। जैसे अमेरिका में आप देखते होंगे डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव होता है, तो यह अध्यक्षीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली। तो पहले अध्यक्षीय संसदीय शासन प्रणाली बांग्लादेश में था। शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन करके क्या किया, वहां पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली कर दिया। एगो तो ये हो गया। अध्यक्षीय शासन प्रणाली करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, अवामी लीग वहां की एक पार्टी है, ठीक ना, अवामी लीग पार्टी को छोड़कर अन्य सभी को समाप्त कर, क्या किया, समाप्त कर। यानी अब केवल वहां एक ही पार्टी रही, अवामी लीग पार्टी। लोकतंत्र रह गया, एक ही पार्टी है। अब अगर खिलाफ कोई है तो जब सरकार बनेगा वही पार्टी के, अब वो पार्टी के जनता से कौन डरो है का, क्योंकि तो उसको तो पता है कि आप कुछ करे जीतेंगे हम ही है। नहीं बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से यहाँ लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया, ना समाप्त हो गया। तो ये काम किया गया शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा 1975 ईस्वी। परिणाम स्वरूप उसके विरुद्ध जबरदस्त तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। अब ये तो जनता में होना ही था, सरकार इस तरह से ज्यादतियां करेगी और पूर्णतः जो है लोकतंत्र को समाप्त कर देगी, तो जनता के सारे अधिकार छीन रहे थे। इसलिए जनता ने जबरदस्त विरोध इसका किया। विस्फोटक तरीके से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई बांग्लादेश में, और सरकार के विरुद्ध जनता संघर्ष शुरू कर दिया। अगस्त 1975 में सेना ने उनके विरुद्ध बगावत कर दी और वे मारे गए। और ज्यादा दिन नहीं, इसी वर्ष अगस्त 1975 में सेना ने बगावत कर दिया तथा वे मारे गए। समझ में आ रहा है क्यों मारे गए? ये मारे गए महाशय शेख मुजीबुर रहमान जस करनी तसफल चाखा। जैसन करनी कीजिएगा ना, फल उसे नहीं मिलना है। आप अपने आप को सोच रहे हो कि हम ही सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। देश की आबादी भी कुछ होती है। जब तक जनता मूर्ख बन रही है तब तक बन रही है। नहीं तो आप लोग एक कविता सुने होंगे, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कक्षा 9 या 10 क्लास में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ 9 में है, 10 में, 10 में या 9 में है।
सेकंड में कविता नहीं है, ठीक ना। तो उसमें इस कविता में लिखा गया है कि मिट्टी की भोली भाली मूरत है जनता। तो आप तो इसको मूर्ख बना लोगे, लेकिन जनता जिस दिन हुंकार करती है, इसके श्वासों के तेज झोंके में भी बड़े बड़े शासकों के महले उखड़ जाते हैं। जनता के पास तो ताकत उतनी है। अब आप ये सोचो ना, भारत की बात हम लोग करते हैं, कोई पार्टियां मनमानी करने की बात करती है और लगता है कि अब हमारे हाथ में सब कुछ है। जिस दिन जनता अपने आप पर उतर गई ना, तो 1.5 अरब की आबादी बहुत होती है। 1.5 अरब की आबादी बहुत होती है। तो इसीलिए सरकार को कभी भी कोई कदम उठाना चाहिए, सोच समझ के उठाना चाहिए। बेचारे आतताई बनते जा रहे थे, लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किए। 1975 में इन्होंने ऐसा संशोधन किया। अगस्त महीना आते आते वहां की जनता ने उनको बता दिया कि आप ये लायक है, ये नहीं है, ये देश लायक नहीं है और ये दुनिया लायक नहीं है, इसलिए आप जाइए जहां हम व्यवस्था ऐसा होगा वही करिएगा। भेज दिया उनको, ठीक ना। तब से लेकर के दिसंबर 2008 तक वहां लोकतंत्र की बहाली संबंधी जन संघर्ष एवं आंदोलन चलते हैं। और ऊर्जा से लेकर के 2008 ईस्वी तक, ठीक ना, दिसंबर 2008 ईस्वी तक बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली संबंधी जनसंघर्ष चलता रहा। 29 दिसंबर 2008 को बांग्लादेश में फिर से आम चुनाव, और उसके बाद 29 दिसंबर 2008 को बांग्लादेश में आम चुनाव लग गया। ये 2008 में आता है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के नेतृत्व वाले गठबंधन को संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली और वहां अब लोकतंत्र की हसीन सुबह का खुशनुमा एहसास होने लगा। ये बना शेख हसीना। अभी कहाँ है पता है शेख हसीना? दिल्ली में केहू की जगह मिलेगा, नोएडा में। फिर एक शेख हसीना को भी बांग्लादेश के लोगों ने खदेड़ दिया और ये अपना जान बचा करके बांग्लादेश से भारत में आकर के भारत के ग्रेटर नोएडा में शरण ली हुई है, शरणार्थी बन के रह रही है। अब चूंकि कहाँ जाएगी, उस जगह जाएगी तो छोड़ेगा ना। सरकारों को समझना चाहिए, पोस्ट पर बैठने वाले लोगों को समझना चाहिए कि इस जनता के कारण हम इज़राइल हैं, इसीलिए जनता के साथ मिसबिहेव न करें। आप जो ये वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लेते हैं, आप जो लाठियों चार्ज करने वाला सिपाहियों को भी हम बता देना चाहते हैं कि आप लोगों को नहीं समझ में आता है। आप जो कर रहे हैं ठीक है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी लेखा कीजिए। आप भी किसी घर के इंसान, सड़कों पर आपके घर के लोग भी आते हैं ना। आपकी ड्यूटी अगर मान लीजिए मुजफ्फरपुर में है, आपने मुजफ्फरपुर के लोगों को पीटा, आप पटना के हैं, अब आपके घर के लोग पटना में उतरेंगे, अब पटना में जो उनकी ड्यूटी होगा वो पीटेगा, तो यही ठीक है? अरे समझना चाहिए कि जिस पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं ना, वो कोनो अपराधी नहीं है, अपने हक की लड़ाई लड़ने आया है। बात को समझना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, और अगर कुछ एने ओने करके सीट प्राप्त कैले हैं, वर्दी पहन ले हैं, तब तो कोनो बात नहीं है, समझ में
भैंस के आगे बीन बजाए भैंस जाए पगुराए वाली बात हो जाएगी, तब तो कोनो बात नहीं। कल एसएसपी है कि क्या कुछ बढ़िया पोस्ट पर थी, देखो ध्यान में नहीं आ रहा है का नाम है, उसने वहाँ कैसा ज़बरदस्ती की थी। कल है वो विद्यार्थी कहा कि हमारा फोटो खींचिए बढ़िया से रख लीजिए। आज आप ये कर रही हैं ना, कल आपको इसी विधानसभा में सैल्यूट मारने के लिए विवश करेंगे। आज लाठी चलवा रही हैं और कल आपको हम विवश करेंगे कि आप विधानसभा में हमें सैल्यूट कीजिए। अरे आप सोचते हैं वो जो लड़का उसे पहुंचल है साधारण प्रतिभा वाला पहुंचल है का? आप एगो पुलिस के पोस्ट पर आए हो, साधारण अगर सिपाही के पोस्ट पर आए हो, एगो एग्जाम पास करके आए हो, वनडे एग्जाम पास करके आए हो, वो इसे जानते हो कैसे पहुंचल है? 4 गो 5 गो एग्जाम देखो इसे पहुंचल है। तो अब आप सोचो कि आप एगो वनडे एग्जाम पास करके पहुंचल है, जो 4 गो 5 गो एग्जाम पास के लिए ओकरा में कितना काबिलियत होगा। अभी टीचर बनने के लिए आपको पहले बीएड या जो है डीएलएड करना होता है, तो उसके बाद सीटेट या एसटेट या बीटेट पास करना होता है, तब बीपीएससी के एग्जाम में बैठने के काबिल होते हो, और तब बीपीएससी के एग्जाम पास करते हो, तब कुछ हो। जितना स्टूडेंट उजा पहुंचल है ना, काबिलियत रखले है तब उजा लड़ रहा है, ओकर अंदर काबिलियत नहीं होता तो लड़बे नहीं करता। तो इस चीज को समझना चाहिए। आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिए और नेताओं के पालतू बनने का काम न करें। नेता का काम है आदेश देना। क्या होगा इस लाठी चार्ज का, अगर इस पर एक्शन लेगा कोनो नेता के नाम आएगा, जानते हो क्या होगा? वही में 2-4 को पुलिस के एने सोने करके मामला खत्म, गाजो गिरेगा उसी पर, 2-4 को दरोगा वो में से डिसमिस होगा, और जो थी महिला उसको डिसमिस किया जाएगा। तो गाज भी आप ही के ऊपर गिरना है। काहे कि आप पालतू बनते हो नेताओं के। चलिए आते हैं हम लोग। तो लोकतंत्र की बहाली कब हुआ? यहां भी हम लोगों ने देखा लोकतंत्र के लिए जन संघर्ष काफी लंबा चला, और काफी लंबा का बहुत लंबा चला, लेकिन फिर भी जन संघर्ष जीता और लोकतंत्र की पुनः बहाली हुई। यहाँ तो साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है कि जन संघर्ष से लोकतंत्र को फायदा हुआ है ना। अब आप बात करते हैं, उसके नीचे एक और पड़ोसी देश है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, जिसे पूर्व की मोती के नाम से जाना जाता है। ठीक ना? भारत के दक्षिण में अवस्थित श्रीलंका दक्षिण एशिया का एक प्रमुख राष्ट्र है। ठीक ना? दक्षिण एशिया का एक बहुत ही बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण देश है। 1948 में इसकी स्वतंत्रता से अब तक वहां लोकतंत्र स्थापित है। और अगर श्रीलंका की बात करें तो 1948 में यह स्वतंत्र हुआ। ठीक ना? श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ और इसमें अब तक लोकतंत्र सफलतापूर्वक है। 1948 में आज़ादी के बाद वहाँ लोकतंत्र को चुना गया और तब से लेकर के अब तक वहाँ लोकतंत्र है। फिर भी श्रीलंका एक गंभीर जातीय समस्या का शिकार बना हुआ है, जौना पर कई बार हम लोग चर्चा किया है। वहाँ जो समस्या है तमिलों को लेकर के, तमिल और सिंहलियों को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या चलती आ रही है। वहाँ सिंहली को राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया गया और सिंहली जाति के
सिंहली धर्म को राष्ट्रीय धर्म स्वीकार कर लिया गया है और सिंहलियों को सरकारी प्रोटेक्शन और सरकारी लाभ मिलता है और तमिलों को इन सभी लाभों से वंचित रखा जाता है। वहां की तमिल आबादी ने अलग राज्य की मांग कर गंभीर जातीय संघर्ष का रूप ग्रहण कर लिया। अब देखो, जिसके साथ आप भेदभाव करोगे, जिसका अनदेखा करोगे, तो यह ना करेगा कि ठीक है, जब आप हमारा बारे में ना सोचिएगा तो हम लोगों को अलग कर दीजिए। तो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और इससे यह समस्या और गंभीर हो गया है। श्रीलंका के तमिलों के प्रति सरकार की उपेक्षापूर्ण बर्ताव एवं तिरस्कार में जातीय संघर्ष का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जो अभी तक सलटा नहीं है, अभी तक ये समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी यह चल रहा है, ठीक ना। और ये इस जनसंघर्ष की सफलता अभी मिली नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक ये संघर्ष चल रहा है और यही कारण है कि इन लोगों ने अब गलत रास्ता अपनी थोड़ा सा गलत रास्ता भी अब अख्तियार कर लिए हैं। पहले कभी हमने बताया था कि लिट्टे नाम के एक संगठन बना लिया, जो एक तरह का आतंकवादी संगठन का आतंकवाद फैलाने काम नहीं करती है, वो सरकार के विरुद्ध ये उग्रवाद फैलाती है। अब आ गई राजनैतिक दलों की बात। जिन राजनीतिक दलों की चर्चा हम लोग करते हैं, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सारे राजनीतिक दल क्या हैं, इनका कार्य क्या है और भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में इनकी क्या भूमिका है, अब ये हमारे मुख्य मुद्दा होगा चर्चा का और इसको हम लोग कल से पढ़ेंगे। आदरणीय